वेलकम टू ऑनेस्ट लॉ। आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं प्रपोजल। प्रपोजल को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2A में डिफाइन किया गया है, जो कि कहता है व्हेन अ पर्सन सिग्निफाई हिज विलिंगनेस टू डू समथिंग और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ द अदर पर्सन। मतलब कि जब एक व्यक्ति अपनी इच्छा, किसी काम को करने की इच्छा है या फिर उसका किसी काम को नहीं करने की इच्छा है, इस इच्छा को दूसरे व्यक्ति को बताता है, ताकि इसलिए बता रहा है, इस उद्देश्य से बता रहा है, इस इंटेंशन से बता रहा है ताकि उसको दूसरे व्यक्ति की एसेंट मिल सके, यानी दूसरे व्यक्ति की अनुमति मिल सके। ये होता है प्रपोजल। प्रपोजल की डेफिनेशन में 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आते हैं। पहला विलिंगनेस, दूसरा कम्युनिकेशन, तीसरा एसेंट। विलिंगनेस मतलब एक व्यक्ति के पास कोई इच्छा होनी चाहिए, किसी काम को करने की इच्छा होनी चाहिए या फिर किसी काम को नहीं करने की इच्छा होनी चाहिए। वो इच्छा को वो दूसरे व्यक्ति को बताएगा, यानी उसको कम्युनिकेट करेगा, और कम्युनिकेट इस इंटेंशन से करेगा ताकि उसको दूसरे पर्सन का एसेंट मिल सके, यानी कि दूसरे पर्सन की अनुमति मिल सके। इसके बाद अगर हम जब तो दूसरा पर्सन उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है तो बन जाता है प्रॉमिस। प्रॉमिस को सेक्शन 2B इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन किया गया है, जो कि कहता है व्हेन अ पर्सन गिव्स एक्सेप्टेंस टू द प्रपोजल इट बिकम्स अ प्रॉमिस। तो प्रॉमिस में और कुछ नहीं है, बस इतना है कि जब एक प्रपोजल को दूसरा व्यक्ति अपनी अनुमति दे देता है, अपना एसेंट दे देता है, तो प्रपोजल कन्वर्ट होकर प्रॉमिस बन जाता है। प्रॉमिस में हमेशा 2 व्यक्ति आते हैं, एक व्यक्ति जो प्रपोज कर रहा है, जो एक व्यक्ति अपनी इच्छा को बता रहा है, दूसरा व्यक्ति जो अपनी अनुमति दे रहा है, यानी कि जो एक्सेप्ट कर रहा है। तो सेक्शन 2C इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यही बताता है कि प्रॉमिस में एक व्यक्ति होगा प्रॉमिसर। प्रॉमिसर वो पर्सन होगा जो प्रपोजल लाएगा, और प्रॉमिसी वो पर्सन होगा जो एक्सेप्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आगे भी और भी वर्ड्स आते हैं, बेलर, बेली, प्लेजर, प्लेजी, जिसमें कि जैसे प्रॉमिसर में लास्ट में OR वर्ड लगा है, बेलर में भी OR वर्ड लगा है, प्लेजर में भी लास्ट में OR वर्ड लगा है। ये OR वर्ड हम लोग उस पर्सन के आगे लगाते हैं जो कि ट्रांजैक्शन को स्टार्ट कर रहा है। यहाँ पर जो कि प्रपोजल लाया है उसने इस ट्रांजैक्शन को स्टार्ट करा है, तो वो बन गया प्रॉमिसर। बेलर में जो कि पर्सन गुड्स को डिलीवर कर रहा है, जिसने ट्रांजैक्शन को स्टार्ट करा, जिसने गुड्स को डिलीवर करा, वो बन गया बेलर। प्लेजर में जिस व्यक्ति ने अपने गुड्स को प्लेज करा है वो बन गया प्लेजर। इसी तरह दूसरा व्यक्ति बन जाएगा प्रॉमिसी, बेली, प्लेजी। प्रपोजल या फिर ऑफर के और भी इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले एलिमेंट इसमें आता है कि ऑफर वही वाला होना चाहिए जो कि एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करे, यानी कि जो भी ऑफर हम लोग नॉर्मली अपनी लाइफ में देते ही रहते हैं कि कल रात 9 बजे मिल लेंगे, परसों मिल लेंगे, और जो दोस्त हैं आपस में कई सारे ऑफर देते रहते हैं कि इस बार पक्का गोवा ट्रिप चलेंगे, इस बार पक्का लद्दाख ट्रिप चलेंगे, पर वो जाते नहीं हैं। अब क्या दोस्त जो गोवा ट्रिप में नहीं गया उसके खिलाफ हम लोग केस कर दें कि ये इसने प्रॉमिस करा था और ये गोवा ट्रिप इसके बाद भी नहीं गया, इसके खिलाफ मैं केस करूँगा? ऐसा नॉर्मली हम लोग नहीं करते हैं। जो भी ऑफर कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा है, मतलब कि जो भी ऑफर या कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी चीज़ जिससे कि जिसको भी हम लोग कोर्ट के द्वारा लॉ की हेल्प से लागू करा सकते हैं, वही वो चीज़ हम लोग कहते हैं लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना। जैसे कि अगर ऑफर है और उसको पूरा नहीं किया गया तो हम उसको लॉ की हेल्प से कोर्ट के द्वारा उसको लागू करवा सकते हैं। इस तरह के ऑफर्स को ही एक्ट्स और लॉज में इंक्लूड करा गया है। एक्ट्स और लॉज नॉर्मल लाइफ में होने वाली चीज़ें पर्सनली जो अफेक्ट होती हैं, इसके लिए पर्सनल लॉज को अलग बनाया गया है। मोस्टली जो बाकी एक्ट्स और लॉज होते हैं उनमें वही चीज़ें आती हैं जो चीज़ें सोसाइटी को अफेक्ट करती हैं पूरी तरह से। तो ऐसे ऑफर्स और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इंक्लूड करा गया है जो कि सोसाइटी को अफेक्ट करें। पर्सनली अफेक्ट करने वाली यहाँ पर कोई बात नहीं आती। नॉर्मल लाइफ में जो भी हम लोग ऑफर देते हैं वो सब यहाँ पे नहीं इंक्लूड करे जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ वही ऑफर्स और वही एक्ट्स की, वही प्रपोजल्स की बात होगी जो भी सोसाइटी को अफेक्ट करें, जिसको भी हम लोग लीगल रिलेशनशिप बना सकें, जिसको भी हम लोग लीगली एनफोर्स करवा सकें, सिर्फ वही वाले प्रपोजल ऑफर्स इसमें आते हैं। एक केस है बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर का। ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। हस्बैंड वाइफ दोनों लोग वेकेशन में जाते हैं इंग्लैंड में। वाइफ की थोड़ा बीमार हो जाती हैं और हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती हैं।
तो जो हस्बैंड होते हैं उनको अपने आप वापस आना पड़ता है वापस घर पे, उनकी जॉब होती है क्योंकि छुट्टियाँ ख़त्म हो रही होती हैं। तो इंग्लैंड में वाइफ का ट्रीटमेंट चल रहा होता है, इंग्लैंड में वाइफ को जाने नहीं दिया जाता है क्योंकि उनका हॉस्पिटल में एडमिट और ट्रीटमेंट चल रहा है। तो हस्बैंड और वाइफ से बोलकर आते हैं कि मैं तुमको 30 पाउंड हर महीने भेज दिया करूँगा, तुम अपना यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाओ। हस्बैंड ऐसा बोल के वापस आ जाते हैं। तो कुछ टाइम हो जाता है, 1-2 महीने तक पैसे दिए जाते हैं, उसके बाद पैसे नहीं दिए गए। तो फिर वाइफ ने हस्बैंड के खिलाफ केस कर दिया कि इन्होंने प्रॉमिस करा था 30 पाउंड हर मंथ मुझको देंगे, पर इन्होंने मेरे मेंटेनेंस के लिए 30 पाउंड नहीं भेजे। इसके लिए उन्होंने मेंटेनेंस पाने के लिए केस कर दिया। तो कोर्ट ने इसमें ये हेल्ड करा था क्योंकि हस्बैंड और वाइफ की आपस की बात है, इसमें किसी भी तरह का लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करने की कुछ था नहीं। जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा था, जब ऑफर दिया जा रहा था, तब ऐसा इंटेंशन दोनों पार्टी का नहीं था कि हम लोग इसको लीगली एनफोर्स करवाएंगे या फिर इसको लीगल रिलेशनशिप इसका बनवाएंगे, या फिर अगर मैंने उस टाइम ऐसा इंटेंशन नहीं था दोनों लोग का कि अगर मैंने 30 पाउंड नहीं दिए तो मेरे खिलाफ कोर्ट में जा सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये तो एक बस हस्बैंड और वाइफ की आपस की बात थी, इसमें कोई भी लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हुआ। दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कम्युनिकेशन। किसी भी ऑफर को पूरा होने के लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक व्यक्ति जो कि अपनी इच्छा को जब तक दूसरे को बताएगा नहीं कि मुझे ये काम करना है या फिर मुझे ये काम नहीं करना है, तो ऑफर कंप्लीट होगा ही नहीं। कॉन्ट्रैक्ट तो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी आएगा नहीं। ऑफर को कंप्लीट होने के लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक केस है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का। लालमन शुक्ला गौरी दत्त के यहाँ काम करते थे। गौरी दत्त का जो एक बेटा था वो खो गया था, वो मिल नहीं रहा था। तो लालमन जी उसको पहले घर में ढूंढ रहे थे, फिर घर के बाहर ढूंढा गया उसको। लालमन जी उसको ढूंढते ढूंढते घर के काफ़ी बाहर और ग्राउंड और सब एरिया में ढूंढने लगे। इधर घर में गौरी दत्त थी। गौरी दत्त थोड़ा परेशान हो गई, उनका बेटा मिल नहीं रहा। उन्होंने एक पर्चे में लिखा कि मेरा बेटा खो गया है, जो भी उसको ढूंढेगा उसको 500 रुपये रिवॉर्ड दिया जाएगा। इसके थोड़ी देर बाद ही लालमन जी को बेटा मिल जाता है और वो बेटे को लेकर घर आ जाते हैं। जब बेटे को लेकर लालमन जी घर आते हैं तो वो देखते हैं कि टेबल पे एक पर्चा है जिसमें लिखा हुआ है कि बेटे को ढूंढने वाले को 500 रुपये रिवॉर्ड मिलेगा। तो लालमन जी को लगता है कि मुझे भी रिवॉर्ड मिलना चाहिए, तो गौरी दत्त से वो रिवॉर्ड मांगते हैं। पर गौरी दत्त मना कर देती हैं कि जब तुमको ऑफ़र के बारे में पता ही नहीं था, जब तुम्हारे ऑफ़र की कोई जानकारी हुई नहीं, तो मैं रिवॉर्ड तुमको किस बात का दूँ। इस केस में कोर्ट ने भी यही हेल्ड करा कि ऑफ़र में कम्युनिकेशन तो हुआ ही नहीं था यहाँ पर। मतलब कि लालमन जी को भले ही वो बेटे को ढूंढ रहे थे, पर उनको इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि बेटे को ढूंढने के लिए एक ऑफ़र भी अभी आ गया है। इस बात की उनको कोई जानकारी ही नहीं थी, तो उन तक ये ऑफ़र को कंप्लीट हुआ ही नहीं, कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं, उनको जानकारी हुई नहीं उस ऑफ़र की, तो फिर उनको रिवॉर्ड भी नहीं मिलना चाहिए। कोर्ट ने इसमें यही हेल्ड करा था। अब जो प्रपोज़ल और ऑफ़र है वो हमेशा सर्टेन और डेफिनेट होना चाहिए। मतलब कि वो वेग नहीं होना चाहिए। वेग मतलब उसमें वो जो भी बातें कही गई हैं वो पूरी तरह से एकदम क्लियर होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए। उसमें कोई भी ऐसी बातें छुपी हुई जो हम नहीं बता रहे हैं, या फिर कोई ऐसी बातें जो क्लियर नहीं है जिसका मतलब हम वो जो पार्टी एक प्रॉमिसर है वो कुछ और समझ के बोल रहा है, जो प्रॉमिसी है जो एक्सेप्टेंस दे रहा है अपनी, वो किसी और चीज़ को अपने मन में माइंड में सोच रहा है और उसकी चीज़ की एक्सेप्टेंस दे रहा है। दोनों ही प्रॉमिसर और प्रॉमिसी के बीच में सारी बातें एकदम क्लियर हों, उसी तरह का ऑफ़र होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए एक पर्सन है ए, वो एक उसका ऑयल का काम है। अब मान लीजिए उसने एक ऑफ़र दिया बी को कि मैं तुमको 100 लीटर ऑयल सेल करना चाहता हूँ। बी ने इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया, पर यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि वो ऑयल कौन सा ऑयल है। वो सरसों का ऑयल है, वो मिट्टी का तेल है, वो रिफाइंड ऑयल है, ये पेट्रोल है, डीजल है, वो क्या चीज़ है, इस ऑयल के बारे में इस ऑफ़र में कुछ भी नहीं बताया गया। तो ये एक वेग ऑफ़र है जिसमें भी बातें क्लियर नहीं है। ऑफ़र को सर्टेन और डेफिनेट होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर उनको स्पेसिफाई करना चाहिए कि मैं तुमको 100 लीटर सरसों का ऑयल सेल करना चाहता हूँ, तब तो एक वैलिड ऑफ़र बनेगा। पर यहाँ पर एक और बात आती है कि मान लीजिए जो ए पर्सन था वो सिर्फ सरसों का ऑयल का बिज़नेस करता था। अब उसको यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं सरसों का ऑयल तुमको सेल करना चाहता हूँ। यहाँ पे बात खुद में क्लियर है
कि वो सरसों का ऑयल का ही बिजनेस करता है तो सरसों का ऑयल ही सप्लाई करेगा। इसलिए ऑफर को हमेशा सर्टेन और डेफिनेट होना चाहिए। एक लास्ट इसका सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, जैसे कि ऑफर है, ऑफर एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस होने का मतलब है कि ऑफर के बारे में जो एक पर्सन था जिसने ऑफर लाया, जो अपनी इच्छा को बताना चाहता था, उसने अपनी इच्छा को किसी दूसरे पर्सन को लिख कर बताया या बोल कर बताया, यानी कहीं ना कहीं उसने किसी बाहरी चीज़ की हेल्प से अपनी इच्छा को एक्सप्रेस करा है। इसको हम लोग कहते हैं एक्सप्रेस्ड ऑफर। वो भले ही उसको लिख कर बता रहा हो, बोल कर बता रहा हो, उसने किसी बाहरी चीज़ की हेल्प से ही उसको अपनी इच्छा के बारे में बताया है। ये हो गया एक्सप्रेस ऑफर, यानी कि ऑफर दैट इज रिटन और ओरल। इम्प्लाइड ऑफर क्या होता है? इम्प्लाइड ऑफर वो वाले ऑफर होते हैं जो हम लोग अपनी कंडक्ट से बताते हैं। कंडक्ट मतलब अपने व्यवहार से। हम यहाँ पे ना लिख रहे हैं ना हम बोल रहे हैं। कोई जो व्यक्ति है वो अपनी इच्छा को ना लिख कर बता रहा है ना बोल कर बता रहा है। वो व्यक्ति अपनी इच्छा को अपने व्यवहार से बता रहा है और दूसरा व्यक्ति उसके व्यवहार को समझ भी रहा है और उसको एक्सेप्टेंस भी दे रहा है। जैसे एक पर्सन है जे, ये जाते हैं और बस में एक सीट लेकर बैठ जाते हैं। अब ये जैसे ही बस में चढ़े और सीट ले लिया तो यहाँ पर इन्होंने अपने व्यवहार से ये इम्प्लाइड कर दिया कि वो इस बस से ट्रैवल करना चाहते हैं और इस बस की टिकट को खरीदेंगे और उसका पेमेंट करेंगे। भले ही यहाँ पर वो लिख नहीं रहे हैं, भले ही यहाँ पर वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, उनका व्यवहार मतलब कि बस में जाके सीट ले में बैठना ये खुद में ही बताता है कि वो इस बस के द्वारा दिए गए ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो ना लिख रहे हैं ना बोल रहे हैं, पर वो अपने सीट ले में बैठ रहे हैं, यानी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं इस बस की टिकट को खरीदूंगा। जैसे कि मेट्रो स्टेशन होते हैं और भी स्टेशन में वेंडिंग मशीन लगती है जिससे टिकट आती है। कई जगह वेट वाली मशीन भी लगती है जिसमें हम लोग को वेट चेक करते हैं। हम लोग उसमें कॉइन डालते हैं। उस कॉइन को जो हम लोग डाल रहे हैं, यहाँ पर हम ना लिख रहे हैं ना बोल रहे हैं, बस अपना एक व्यवहार दिखा रहे हैं कि कॉइन को हमने डाला। इस कॉइन को डालने के व्यवहार से ही हम लोग ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये मशीन हमको टिकट देगी। मतलब ये जो कंपनी है, जो मेट्रो वाली कंपनी है, ये हमको अपनी टिकट को मशीन के द्वारा देगी। हम लोग इस टिकट को एक्सेप्ट कर लेंगे। जो एक्सेप्टेंस हम लोग दे रहे हैं ये अपने व्यवहार से हम लोग बता रहे हैं। और वेट मशीन में भी यही होता है। वहाँ पे जो हम लोग कॉइन डाल रहे हैं ये हमारा व्यवहार है और हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये वेट वाली मशीन का जो भी कंपनी है, जो भी ऑफ़र दे रही है, उसको हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये होता है एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफर। तो आज का टॉपिक प्रपोजल यहीं पर ख़त्म होता है। इसके आगे वाली वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ ऑफर्स देखेंगे और ऑफ़र और इनविटेशन ऑफर टू में क्या डिफरेंस होता है इसको देखेंगे। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।